हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक अकेडमी। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट है क्या, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उससे पहले आप जब इस धरती पे आप जो अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग्स क्या क्या हैं, आपको क्या देखने को मिलता है। आपको कई तरीकों के घर, इमारतें, कहीं ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखता ही है। तो अब उस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट से एंड तक फिनिश करने के लिए हमें जो जानकारी चाहिए वो हमें क्या, कौन सा सब्जेक्ट देगा, हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अपनी सिविल इंजीनियरिंग की नींव को रखने के लिए हेल्प करता है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे बिल्डिंग्स की, और बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसके बारे में भी हम करेंगे डिस्कशन। ये पूरा सब्जेक्ट है बेस्ड उसी पे। तो जब आप कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हैं, जो आपका लेबर वर्क होता है, आप देखते हैं कहीं पे दीवार खड़ी हो रही होती है, कहीं पे खुदाई चल रही होती है, कहीं पे खुदाई के अंदर आप देखते हैं कि ब्रिक वर्क ले किया गया जाता है। फिर आप देखते हैं उस ढांचे को खड़े करने के लिए आपकी बांस की पट्टियां लगाई जाती हैं। दीवार की बाहरी लंबी इमारतों की अगर बाहरी दीवार की पेंटिंग या फिनिशिंग करनी हो तो हम बांस के ऐसे लंबे बांस के, आजकल के डेट में आपको स्टील रॉड्स के भी मिलेंगे, उनको जोड़ के आपका लेबर यहाँ पे बैठ के इसकी फिनिशिंग वर्क करता है, चाहे वो प्लास्टरिंग हो या पेंटिंग हो, जो भी काम हो इस पे चढ़ के करता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको एक कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी दिखता है वो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होता है। तो डिफरेंट यूनिट्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और इस सब्जेक्ट का आपका हर यूनिट का क्या वेटेज है वो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट एज अ सिविल इंजीनियर ये सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियर कहलाने के लायक बनाता है। कोई भी आपसे रोड के बारे में अगर जनरल होता है, बिल्डिंग के बारे में ही पूछेगा कि यहाँ पे बिल्डिंग हमें बनाना है तो पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कोई आपसे रैंडमली पूछ दे कि खिड़की का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं। तो एज अ सिविल इंजीनियर ये सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन है। यही सब्जेक्ट आपको एक जानकारी देता है, एक ओवरव्यू देता है कि आखिर बिल्डिंग के पार्ट्स कैसे क्या हैं और उनका कंस्ट्रक्शन होता क्या क्या है। सो बिना किसी रुकावट के इसको आगे हम देखते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इन जनरल मैं आपको एक रफ बता दूं, उसके बाद फिर मैं यूनिट का डिस्कशन करूँगी, ठीक है। तो पहला है कि आपको जानना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। बिल्डिंग बनानी तो है हमें, लेकिन अब बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा बन के वो एक पूरी इमारत कहलाता है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके नीचे का फाउंडेशन, तो वो फाउंडेशन जो ज़मीन के नीचे है वो आपका कहलाता है सबस्ट्रक्चर, ज़मीन के ऊपर का वर्क कहलाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, और सबस्ट्रक्चर का तो हिस्सा फाउंडेशन हुआ। सुपर स्ट्रक्चर में आपके दीवार में आपको मिलेंगे आपकी खिड़की, दरवाजे, छज्जा, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपोनेंट्स, फ्लोर्स, डिफरेंट फ्लोर्स, फ्लोर को एक्सेस करने के लिए स्टेयरकेस, ये सारी कंपोनेंट्स मिलके आपको बिल्डिंग का हिस्सा बनाती हैं। अब बिल्डिंग का हिस्सा हमने जान लिया, सुपर स्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर। अब इन हिस्सों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन हिस्सों को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें जो तैयारी करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो हमारा मेसनरी मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स सबसे आम, सबसे कॉमन रॉ मटेरियल आप जो देखते हैं वो है आपका ब्रिक। फिर उसके बाद आप स्टोन्स भी देखते हैं। स्टोन्स की हेल्प से, जो कि हमारा कोर्स एग्रीगेट है, उसकी हेल्प से हम अपना कंक्रीट मिक्स तैयार करते हैं, मोर्टार तैयार करते हैं। फिर हमारा बालू, गिट्टी, पत्थर, बालू, सीमेंट, ये सारी चीज़ें मिलके हमारा मेसनरी मटेरियल्स बनता है। दीवार की पैनलिंग, दीवार में जो आप दरवाजे या खिड़कियों की पैनलिंग करते हैं, उसकी पैनलिंग को करने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मैंने एक स्कैफोल्डिंग बताया, पहले के डेट में या फिर आज के डेट में ही अगर केवल छोटा 2 तल्ले तक का या 3 तल्ले तक का G+2 या G+3 लेवल कंस्ट्रक्शन करना हो तो आज भी हम लोग
टिम्बर या बैम्बू की स्कैफोल्डिंग करते हैं। अदरवाइज जो लंबी लंबी 18-18 मंजिले की इमारतें हैं उनके लिए हम लोग नई नई तरीके की स्कैफोल्डिंग यूनिट्स आ गई हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूनिट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा यूनिट वाइज। पहला यूनिट है हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। यूनिट 1 बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन है आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ऑब्वियसली पहली यूनिट। और आप इसे एज अ सब्जेक्ट मत देखिए, एज इसे इंटरेस्टिंग, खुद मैं तो आपको इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी ही। आप भी इसमें क्यूरियोसिटी जगाइए कि आखिर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो चीज़ें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, प्राइसिंग क्या क्या है, इनका लेइंग वर्क कैसे होता है, ये सारी क्वेश्चंस आप अपने अंदर जगाइए। इस सब्जेक्ट को अंत तक पहुँचते पहुँचते आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम सारी उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, सारी उन चीज़ों को सीखेंगे और हमारा एज अ सिविल इंजीनियर इस सब्जेक्ट को सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करेंगे। तो पहला है हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स में आपको जानने की क्या ज़रूरत है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स। अब बिल्डिंग कंपोनेंट्स मैंने क्या बताया आपको, सब स्ट्रक्चर जो ज़मीन ग्राउंड लेवल के नीचे है, और ग्राउंड लेवल के जो ऊपर है वो है आपका सुपर स्ट्रक्चर। अब इसके अपने अपने कंपोनेंट्स हैं। सब स्ट्रक्चर हमारा फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर में आपका आता है प्लिंथ लेवल, फ्लोर्स, वॉल्स, doors and windows, doors, windows, sills, parapet walls, छज्जा, वर्टिकल एक्सेस के लिए स्टेयरकेस, रूफ, ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके सुपर स्ट्रक्चर के। और भी कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट ये आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर मिलके आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देंगे। या और कौन कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स और फ्रेम स्ट्रक्चर्स और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर सारा कंप्रेसिव लोड आता है, मोस्टली वो होते हैं आपके वॉल्स, आपके जो फाउंडेशन आपका होता है वो आपका कहलाएगा आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। कॉलम्स हो गया, बीम्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। एक आता है वॉल्स की बात करते हैं और दूसरा होता है पार्टीशन वॉल्स। पार्टीशन वॉल आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि उसका बस काम है दो कमरों के बीच में डिवीजन प्रोवाइड करना, ना कि लोड को बेयर करना। तो जब हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग वॉल और पार्टीशन वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो अगर हम लोड बेयरिंग वॉल में अच्छे क्लास का ब्रिक, अच्छा क्वालिटी का ब्रिक यूज़ करते हैं, तो पार्टीशन वॉल में हम उससे थोड़ा कम ग्रेड का भी ब्रिक यूज़ करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पार्टीशन वॉल का क्या काम है, बस एक बैरियर प्रोवाइड करना, ना कि लोड बेयर करना। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के। तो अब ये सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मटेरियल्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे कि हमारा स्टोन्स, टिम्बर, ब्रिक्स, मोर्टार, ये सारे कहलाएंगे हमारे मेजनरी मटेरियल्स, जो कि है आपका 1.1 क्या है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्डिंग कंपोनेंट्स and types of structure. नेक्स्ट
आता है आपका मेजनरी मटेरियल। इस बिल्डिंग कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से खड़ा करने के लिए, नाम जान लेना तो काफ़ी नहीं है, हमें इसे बनाना भी है। तो किन की हेल्प से हम बनाएंगे? हम बनाएंगे मेजनरी मटेरियल्स की हेल्प से। ठीक है, अब मेजनरी मटेरियल्स में क्या क्या आता है? मेजनरी मटेरियल्स में हम बात करेंगे स्टोन्स की, ब्रिक्स की, मोर्टार की, ये सारा आपका मेजनरी मटेरियल्स है। अब इनमें ही इसी मोर्टार में अगर हम कोर्स एग्रीगेट ऐड कर दें, मोर्टार क्या किससे बनता है? सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या हो गया आपका? सैंड या सुर्खी। इसमें अगर आप कोर्स एग्रीगेट ऐड कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो आपका कहलाएगा मोर्टार, वो आपका कहलाएगा कंक्रीट। मोर्टार प्लस कोर्स एग्रीगेट विल गिव अस कंक्रीट। ठीक है, स्टोन्स क्या है? स्टोन्स आपका नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है। नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है मतलब इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ ये अवेलेबल है, जिस भी पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है उसके शेप और साइज़ में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप जो यूज़ करेंगे जो नेचुरली अवेलेबल है वो कहलाएगा आपका स्टोन्स। ब्रिक्स अब एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। इसे आप डिफरेंट तरीक़ों के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आप एक तैयार करेंगे क्या? ब्रिक अर्थ होता है जो उसकी क्ले होती है, उसकी हेल्प से उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उनके एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन मेंशन की गई है उसी प्रोपोर्शन में आपको मिक्स करके आप जो बनाएंगे ब्रिक्स। और मोर्टार तो मैंने, ये एक बाइंडिंग एजेंट है जो ब्रिक्स और स्टोन को एक साथ बांधे रखने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है 1.3 में टिम्बर बेस्ड मटेरियल्स। टिम्बर बेस्ड मटेरियल्स। टिम्बर बेस्ड मटेरियल्स में वुड आ जाए, जो भी आपका टिम्बर एज फॉर वीनियर हो गया, पीवीसी वीनियर्स हो गया, प्लाईवुड्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके टिम्बर बेस्ड मटेरियल हैं। फिर टिम्बर आखिर उसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आप टिम्बर को यूज़ करते हैं जब आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो क्या क्या? पैनलिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, फ्रेमिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, ये सारी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यूजेस ऑफ टिम्बर। फिर साथ ही साथ डिफेक्ट्स इन टिम्बर एंड डिजीजेज इन टिम्बर। अब डिफेक्ट्स एंड डिजीजेज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? डिफेक्ट्स जो कि वो नेचुरली स्टेट में अवेलेबल है, नेचुरल इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, परेशानी आई है, तो वो टिम्बर का डिफेक्ट होगा। डिजीज़, जब फंगाई और इंसेक्ट अगर टिम्बर पे अटैक करेंगे तो उसके वजह से जो परेशानी या प्रॉब्लम आएगी वो आपका डिजीज़ इन टिम्बर होगा। और डिफरेंट वुड बेस्ड मटेरियल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। अब एक टिम्बर गुड टिम्बर कब कहलाएगा, उसको कब हम यूज़ करने के लिए वो सक्षम है हमारे लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका क्या क्या जो टिम्बर बेस्ड मटेरियल है? प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, वीनियर, माइका, न्यू वुड, आर्टिफिशियल वुड, रबर वुड, ये सारी चीज़ें हमारी टिम्बर बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, मेजनरी मटेरियल कंस्ट्रक्शन बेस्ड मटेरियल्स है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उनके बारे में भी हमें जानना है। लास्ट, अब बिल्डिंग जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो केवल टिम्बर, मिट्टी, बालू से तो नहीं बनता। एक्सटर्नल जो मिसलेनियस मटेरियल्स हैं, जैसे बिल्डिंग का सैनिटरी पाइपलाइन आपको लगाना है, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें ही मिलके, जब तक बिल्डिंग के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, आपका जो सैनिटेशन है, आपका वाटर क्लोजेट का अगर वो बाहर नहीं निकलेगा आपके बिल्डिंग में, तब तक आपके बिल्डिंग का ढांचा, फ्रेम खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को, पूरा एक बिल्डिंग को कंप्लीट बनाने के लिए इन मेजनरी मटेरियल्स, टिम्बर बेस्ड मटेरियल्स के अलावा हमें और भी मिसलेनियस मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मिसलेनियस मटेरियल्स में क्या क्या आ गए? आपका आ गया प्लास्टिक, आपका आ गया पीवीसी पाइप्स,
आपका आ जाता है एल्युमिनियम, आपका आ जाता है ग्लास। इन सारी चीज़ों की हेल्प से ही हमारा पूरा बिल्डिंग बनता है। ठीक है, ये था आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में 1.4 है आपका मिसलेनियस मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 2 की जब हम बात करें, यूनिट 2 में अब क्या क्या पढ़ना है आपको। पहले तो आपने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर में जान लिया कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मेसनरी मटेरियल्स क्या क्या है और मिसलेनियस मटेरियल्स क्या क्या है, टिम्बर बेस्ड मटेरियल्स क्या क्या है। अब बनाना शुरू करेंगे, पहले हमें उनका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन शुरू। तो जो बिल्डिंग जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है हमारे सबस्ट्रक्चर से। जो हमारा कोई एक ढांचा भी खड़ा करते हैं तो सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, उसके ऊपर उसकी आगे की कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे भी पहले हम अपना सबस्ट्रक्चर जो कि हमारा फाउंडेशन है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे अपने सुपर स्ट्रक्चर पे। तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर। इनका नाम कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर ही है यूनिट 2 का। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन का हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें अब पता तो है कि आखिर सबस्ट्रक्चर होता क्या है, सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबस्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें एक जॉब लेआउट चाहिए। जॉब लेआउट मतलब हमें एक मैप, एक स्केच तैयार करनी होगी कि हम इस काम को कैसे कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे। इस काम को कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, कितनी इफ़िशियंसी के साथ करेंगे, कितना टाइम लगेगा हमारे इस काम को पूरा करने के लिए, ये सारी बातें किन किन मेथड से आपका फाउंडेशन बन सकता है, उन सारी बातों पे ध्यान देंगे जहाँ पे हम बात करेंगे जॉब लेआउट की। तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्टर से ज़मीन खरीद ली, ठीक है, मैंने जो भी आपका तहसीलदार था उससे मैंने अपनी ज़मीन की खरीदाई कर ली, लेकिन वो ज़मीन एक डंपिंग जोन है। डंपिंग जोन बोले तो वहाँ पे कचरा फेंका जाता है, तो हम उस कचड़े के ढाल पे तो अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं, पहले हमें उस कचड़े की सफाई करनी होगी। हमारा साइट क्लियर होना चाहिए एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। तो सबसे पहले जॉब लेआउट में जो काम होता है वो होता है साइट क्लियरेंस का। साइट क्लियर करेंगे सारा, उसके बाद ही आप फर्दर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। साइट क्लियर करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट। जॉब लेआउट कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ लेआउट। एग्जिट्स कहाँ पे होंगी, एंट्रीज कहाँ पे होंगी, सामान जो भी आपका मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आ रहा है वो कहाँ से एंटर होगा, वेस्ट कहाँ से एग्जिट होगा, ये सारी बातें आपकी लेआउट में डिस्क्राइब रहेंगी। कंस्ट्रक्टर का ऑफिस कहाँ पे होगा, साइट इंजीनियर का ऑफिस कहाँ पे होगा। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता कि आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही कहीं पे वहाँ पे ऑफिस बना दिया, टेम्पररी ही स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर तो है नहीं, लेकिन वो टेम्पररी स्ट्रक्चर भी आप कहीं भी साइट के नहीं बना सकते। उनका एक पर्टिकुलर पोजीशन होना चाहिए जो कि आपके कंस्ट्रक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं है कि आप इंजीनियर के ऑफिस को शिफ्ट करें, साइट इंजीनियर के ऑफिस को शिफ्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। सामान की एंट्री कहाँ से हो रही है, जहाँ पे उसको आसानी से गिरा के पूरे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में उसको सप्लाई किया जाए।
तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ लेआउट में। अब हमारे दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, हमने यूनिट 1 में क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक है जो कि हम लोग बात करेंगे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, तीसरा कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं वो एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। तो जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन और दूसरा है फ्रेम कंस्ट्रक्शन। तो दोनों कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग तरीके की लेआउट प्रिपेयर होगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है और दिल्ली से पूना जाना है तो मेरा दिल्ली से बॉम्बे जाने वाला रूट अलग होगा और दिल्ली से पूना जाने वाला रूट अलग होगा। आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे 10th स्टैंडर्ड में कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, तो उनके लिए, और उसके बाद मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, तो मेडिकल में जाने के लिए उसका प्रिपरेशन तरीका अलग होगा, इंजीनियरिंग में जाने के लिए उसके सब्जेक्ट्स अलग होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन का लेआउट अलग होगा, फ्रेम कंस्ट्रक्शन का लेआउट अलग होगा, और उनके भी अलग अलग मेथड है। एक है सेंटर लाइन मेथड और दूसरा होता है फेस लाइन मेथड। तो ये सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, हमारे पास एक रफ स्केच होगा, एक आइडिया होगा, एक प्लान होगा कि आखिर किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन, किस मेथड से कंस्ट्रक्शन करना है, हम अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो फाउंडेशन मैंने बताया वो क्या है, वो ग्राउंड लेवल के नीचे का कंस्ट्रक्शन है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें धरती से मिट्टी बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो हमें एक्सकवेशन करना होगा। एक्सकवेशन करने के बाद किन किन मेथड से आप क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करके एक्सकवेशन कर सकते हैं, उसमें हम सीखेंगे 2.2 जो कि है आपका अर्थ वर्क। अर्थ वर्क, ठीक है। अब अर्थ वर्क में आपका क्या एक्सकवेशन आएगा। एक्सकवेशन में कटिंग या फिलिंग, किन किन मेथड से कटिंग कर सकते हैं आप, फिलिंग भी होती है, इक्विपमेंट्स यूज्ड क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। नेक्स्ट आपका 2.3 में जो आएगा, 2.3 है आपका फाउंडेशन। ये सब करने के बाद आप अपना फाउंडेशन बिछाना शुरू करेंगे, ठीक है। फाउंडेशन ले करना शुरू करेंगे। फाउंडेशन ले करने के लिए पहले हमें जानना होगा कितने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है। ओपन फाउंडेशन, केसॉन फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फाउंडेशन आर अवेलेबल बेस्ड ऑन कि आपको किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें तो डिटेल में हमें पढ़नी ही है। तो फाउंडेशन के बारे में, किस तरीके का फाउंडेशन, मिट्टी कैसी है वहाँ की, इसी पे डिपेंड करेगा आपका फाउंडेशन। मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी, वो कितना वजन सह सकती है फाउंडेशन का, और उसके ऊपर बनने वाला सुपर स्ट्रक्चर का, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग फिर अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे फाउंडेशन का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में भी जानेंगे। फाउंडेशन यहाँ पे मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन हमारा तैयार हो गया। अब आगे की क्या बारी है, आगे हमें किसको ले करना है, हमें अपना थर्ड यूनिट को है, जो हमारा तीसरा हिस्सा है बिल्डिंग का, वो है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी हमने अपने फाउंडेशन को ले कर लिया है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना सुपर स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेजनरी यूनिट्स, जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था, पहले हमें जाना था कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। फिर हमने क्या जाना, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बिल्डिंग के बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मेजनरी मटेरियल्स। उन्हीं मटेरियल्स की हेल्प से हम अपना सुपर स्ट्रक्चर ले करेंगे। तो पहले हमें क्या, किस मेजनरी के बारे में पढ़ना है, हमें स्टोन मेजनरी के बारे में पढ़ना है।
यूनिट 3.1 है आपका स्टोन मेजनरी। अब स्टोन मेजनरी में डिफरेंट मेजनरी क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या यूज हो सकते हैं स्टोन मेजनरी में, फेसिंग, बैकिंग, ये सारी डिटेल्ड डिस्कशन होगी स्टोन मेजनरी में। 3.2 में आपका आएगा ब्रिक मेजनरी। ब्रिक मेजनरी की बात करेंगे हम 3.2 में। अब ब्रिक मेजनरी में फिर से कौन कौन से टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डिफरेंट तरीके की ब्रिक्स को डिफरेंट तरीके से लेकर के जो वॉल प्रिपेयर कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर टूल्स क्या क्या यूज होंगे इनके कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रिकॉशंस बताते वक्त क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम ब्रिक मेजनरी में। तो हमारा एक ढांचा प्रिपेयर जब हो जाएगा, दीवार मान लीजिए प्रिपेयर हो गया, हमने चारों ओर दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, मेरी दीवार चारों ओर से खड़ी हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसे हमें डोर्स और विंडोज प्रोवाइड करने होंगे कि एक एक्सेस हो अंदर और बाहर आने का। तो 3.3 में हमने बात करनी है डोर्स एंड विंडोज की। भाई साहब एक एक्सेस तो होनी चाहिए कि अब दीवार ही खड़ा करके हमें उसमें अंदर कैसे जाएंगे, वेंटिलेशन कैसी होगी प्रॉपर, उनके बारे में बात करेंगे। अब सपोज मेरा घर जो है वो जी लेवल का ही है, केवल ग्राउंड लेवल भी है तो छत तो होगा। अब छत तक पहुँचे कैसे, अब मान लीजिए G+3 का कंस्ट्रक्शन है तो एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस किसकी हेल्प से, स्टेयरकेस की हेल्प से हम ऊपर जाएंगे। तो वर्टिकल एक्सेस के लिए भी हमें, वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए भी हमें स्टेयरकेस की, एलिवेटर की, ये सारी बात करनी है। तो 3.4 है क्या आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। पूरा ढांचा तैयार हो गया, अब इसकी फिनिशिंग वर्क हमें करनी है। फिनिशिंग वर्क के लिए हम यूज़ करेंगे स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग की हम बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, शोरिंग की। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया स्कैफोल्डिंग होता क्या है, स्कैफोल्डिंग एंड शोरिंग। इतना करने के बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग शोरिंग का पर्पस क्या है, फिनिश प्रोवाइड करने का। अब फिनिशिंग किस तरीके की होती है इसके बारे में भी हमें बात करना है। तो फिनिशिंग के लिए हमें पढ़ना है बिल्डिंग फिनिशेस, हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका बिल्डिंग फिनिशेस। ठीक है, बिल्डिंग फिनिशेस। अब बिल्डिंग फिनिशेस में पहले तो बात करेंगे कि फ्लोर्स और वॉल्स की फिनिशिंग कैसी होगी, प्लास्टरिंग वर्क होगी, पॉइंटिंग वर्क होगी और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं आप फिनिश वर्क करने के लिए। तो बिल्डिंग फिनिशेस में पहला हमारा है 4.1 फ्लोर्स एंड वॉल्स। फ्लोर्स एंड वॉल्स, ठीक है। अब फ्लोर्स एंड वॉल्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप मार्बलिंग कर सकते हैं अपने वॉल की, मोज़ाइक टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। वॉल्स की फिनिशिंग के लिए आप प्लास्टरिंग वर्क यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। तो अब पेंटिंग में भी प्लास्टिक पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी फ्लोर्स एंड रूफ्स में। अब रूफ्स जो छत है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए, छत को प्रोवाइड करने के लिए आप AC शीट्स की यूज़ कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स यूज़ कर सकते हैं, RCC स्लैबिंग कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन होगी आपकी फ्लोर्स एंड रूफ्स में। ज़मीन और छत तैयार करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं, फिनिशेस यूज़ हो सकते हैं, वो आपका होगा फ्लोर्स एंड रूफ्स। फिर आपका आता है वॉल फिनिशेस।
वॉल फिनिशेस में आप क्या क्या हो सकता है, वॉल फिनिशेस में मैंने प्लास्टरिंग वर्क बताया आपको, प्लास्टरिंग वर्क हो सकता है। अब प्लास्टरिंग की ज़रूरत क्या क्या है, कोटिंग आप कर सकते हैं, पेंटिंग हो सकता है, पॉइंटिंग वर्क हो सकता है। तो ये सारी आपकी चीज़ें। अब पेंटिंग में भी कौन सा पेंट यूज़ करें, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का बिल्डिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है वॉल फिनिशेस के बाद फ्लोर्स एंड रूफ्स और देन है आपका वॉल फिनिशेस। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का यूनिट 5 जो है आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस। घर खड़ा कर दिया हमने, सारी चीज़ें फिट भी कर दी, वेंटिलेशन से लेके दरवाज़ा, पेंटिंग, छत के ऊपर उसकी प्रोटेक्शन, सब चीज़ प्रोवाइड कर दी। अब बात आती है कि बिल्डिंग को मेंटेन कैसे किया जाए ताकि जो लाइफ है बिल्डिंग की वो काफ़ी लंबी हो। रेगुलर मेंटेनेंस सेम है, अगर आप अपने शरीर का जितना अच्छे से ध्यान करेंगे, जितना अच्छे से उसकी सेवा करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ साइकिल होगी। तो वो सिमिलरली आपकी बिल्डिंग पे भी लागू होती है, जितना आप उसका मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे उसकी लाइफ बढ़ेगी। एक तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो अच्छे से हो, आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी जो हो उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए। तो नेक्स्ट यूनिट 5 जो है वो है आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो इसमें अब पहला, अगर मान लीजिए आपके बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाता है, ठीक है, बिल्डिंग में अगर क्रैक्स आ गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर वो क्रैक केवल सरफेस पे है या डीप क्रैक है। तो दोनों केस में उसकी मरम्मत जो होगी, उसकी मेंटेनेंस होगी, वो अलग अलग होगी। और अगर ये क्रैक जो आया है उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है इस क्रैक का, उसके बारे में भी हमें सीखना है। फिर उनकी इसको फिक्स करने की, रिपेयर करने की टेक्निक्स, ग्यूटिंग और ग्राउटिंग के बारे में भी सीखना है। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट। अगर आपके बिल्डिंग में सेटलमेंट होती है यानी धंसता है, तो रीज़न ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट आपका फाउंडेशन में होगा, फाउंडेशन नीचे धंसेगा तभी तो आपका सुपर स्ट्रक्चर भी नीचे धंसेगा। और फाउंडेशन किसके ऊपर ले करता है, वो ले करता है आपकी सॉइल लेयर पे। तो सॉइल में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई होगी, उसमें लीकेज हुआ होगा, लिक्विफैक्शन हुआ होगा, तभी आपका सेटलमेंट आएगा। तो पहले तो कॉजेज़ क्या क्या है सेटलमेंट के, वो हमें जानना है कि आखिर अगर बिल्डिंग में सेटल हुआ है, उसमें धंसा है अगर आपका बिल्डिंग, तो रीज़न क्या है उसका, वो आइडेंटिफाई करना होगा। रीज़न आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रेमेडी क्या है वो हमें देनी होगी। फिर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म हो गई है या फिर उसी जगह पे आपको नया कंस्ट्रक्शन करना है, तो बिल्डिंग को डिमोलिश करना होगा, यानी उसको तोड़ना होगा। तो इसका डिमोलिशन किन किन तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए डिमोलिशन के बाद, किस किस तरीक़ों से डिमोलिशन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है डिमोलिशन में। और डिमोलिशन के बाद भी जो बच जाएगा वेस्ट, उसका डिपोजिशन, उसको कहाँ डिस्कार्ड करना है वो भी जानना होगा। लास्ट है आपका रीबारिंग टेक्निक्स। 5.4 में आपका आता है रीबारिंग टेक्निक्स। ये सारी यूनिट्स पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता कैसा है। आप अच्छे से बता पाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा दीवार बन रहा है, तो ब्रिक किस तरीके से सजाया गया है उसको देख के आप बता सकते हैं। जब आपकी प्लास्टरिंग हो रही है तो किस तरीके की प्लास्टरिंग, कौन सा पेंट यूज़ किया गया है, उस प्लास्टरिंग मिक्स क्या है, मोर्टार में सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर क्या होता है, फाउंडेशन का इम्पोर्टेंस क्या है आपके बिल्डिंग के लिए, फिर उसको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत क्यों है, दीवार, दरवाजे, खिड़की, इन सब का पर्पस क्या है। आप ये पूरी 5 यूनिट के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखिए, आप क्यूरियस रहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आप कहीं जाते कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, या फिर आपके घर में ही अगर आपके घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आसपास में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जाइए। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि वर्बली तो आप सीख जाएंगे, लेकिन अनटिल अनलेस आप जाके खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है,
तब तक आप इस पर ग्रास्प नहीं पा पाएंगे। तो हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आप खुद से अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ाने की कोशिश करें, जाके देखें कि मैंने जो यहाँ पे आपको बताया है वो साइट में उस तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो नया क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन कि आपको आखिर इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है एज ए सिविल इंजीनियर। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास। बाकी हम लोग अपनी यूनिट 1 शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी लेक्चर 1 के साथ। सो मिलते हैं लेक्चर 1 में। थैंक यू वेरी मच।